हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पीके पर आपका स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर की जो सीरीज है वो चल रही थी, जिसमें हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। पहला क्वेश्चन किया था, उसके 18 पार्ट थे। दूसरा क्वेश्चन किया था, उसके 6 पार्ट थे। ठीक है, तो ये 24 नंबर का कंटेंट है वो हमने क्लियर कर लिए। आज हम तीसरा पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको जो 5 मॉडल पेपर बताऊंगा वो आप अच्छे से कवर कर पाओ। तो तीसरा प्रश्न आज करते हैं। देखो क्या है, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 1 से 12 तक, यानी आपके 12 प्रश्न है, इसमें 12 पार्ट है, इसमें हो जाएंगे 12 पार्ट। पहला दे रखा है एलसीएम ऑफ 96 404 का, यानी 96 और 404 का एलसीएम दे रखा है 9696 और एचसीएफ ज्ञात करना इन्हीं का। देखो दो प्रश्न हमने कर लिया, तीसरा प्रश्न है आपको क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ 96 और 404, इनका दे रखा है 9696। आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका? इन्हीं दोनों संख्याओं का, 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इन दोनों में एक हम प्रॉपर्टी जानते हैं, क्या एक सूत्र है, वो सूत्र क्या? देखो कि एलसीएम ऑफ 96 404 इंटू एचसीएफ ऑफ 96 404 क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर में हो जाएगा, यानी 96 इंटू 404 के बराबर हो जाएगा। यहां कारण लिखेंगे, चूंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था कि एलसीएम ऑफ ए बी, दो संख्याओं का एलसीएम और दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। यह हमने पीछे पढ़ा है। तो हमने क्या किया कि 96 और 404 का जो एलसीएम है, इनको और एचसीएफ को गुणा किया, तो वो कितना आएगा? 96 और 404 के बराबर आएगा। तो आगे जो मान दे रखा है उस वो पुट कर दो। देखो एलसीएम 96 और 404 कितना दे रखा है? 9696। तो यहां लिख दिया मैंने 9696 गुणा एचसीएफ। जो कहते हूं क्योंकि एचसीएफ तो हमें ज्ञात करना है, 96 404 बराबर कितना है? 96 404। अब यहां पर आप एक गलती करते हो, कुछ बच्चे यहां पर क्या कर देते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं और गुणा करके यहां लिख देते हैं। आपको गुणा नहीं करना है, क्योंकि ये जो संख्या है आगे जाके कट जाएगी, तो आपको इनको गुणा नहीं करना है। ठीक है, अब हमें तो एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ ऑफ 96 404 बराबर, ये जो 9696 इसके बटा में है वो उधर भाग में चले जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो 96 इंटू 404 है और ये 9696 इसके बटा में आ गया, 9696। अब देखो थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है, 96 से 696 कटेगा। देखो 2 से 2 2 2 ऐसी संख्या वो हमेशा कटती है, 10 से इस प्रकार की हमेशा संख्या कटती है। जैसे मेरे पास 12 है, तो ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, कितनी बड़ी बड़ी संख्या बना लो तो ये 12 से डिवाइड होगी। समझ रहे हो आप? तो इसमें कहने का मतलब ये है कि 9696 क्या है, 96 को 2 बार रिपीट करने पर तो बना है, तो 96 से ये काट देगा इसको, 96 है वो इसको एकदम आपस में काट देगा। तो 96 से एक बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 101 बार। ठीक है, और फिर 101 है वो 404 को कितनी बार काट देगा? 4 बार। तो हमारे यहाँ पर क्या आया? एचसीएफ ऑफ 96 और 404 बराबर कितना आया? 4 आया। यानी इसका उत्तर, तीसरे प्रश्न का पहला जो पार्ट है उसका उत्तर कितना आ गया? इसका उत्तर आ गया हमारे 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो दूसरा, 3825 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी 3825 है उसका गुणनखंड करना है। दूसरा प्रश्न क्या है? 3825
3825 का अभाज्य गुणनखंड करना। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, मैं ये आप यहाँ बता रहा हूँ, ये रब बता रहा हूँ। देखो 3825, तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग लगाते हैं। 2, 2 का भाग इस संख्या में जाएगा नहीं, लिख लो, आप नोट कर लो, जिनको पता है वो अच्छी बात है। ये बात जो बता रहा हूँ वो बहुत काम आएगी। 2 का भाग उन्हीं संख्या में जाता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होता है। जिस संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक ये होता है, उसी में ही 2 का भाग जाता है, अन्यथा 2 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट है 5, तो इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, इस संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा। अगर 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का ट्राई करते हैं, और 3 का भाग उसी संख्या में जाता है जिसके अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड होता है। जैसे ये जो संख्या है इसके अंकों का योग करो, अंक कौन कौन से, 3 + 8 + 2 + 5। अगर मैं सभी को जोड़ता हूं तो 8 3 11, 11 2 13, 13 और 5 18, 13 5 कितने हो गए 18। अब 18 में 3 का भाग जाता है, 18 वो 3 से डिवाइड होता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। समझ गए बात, ये 3 के भाजकता का नियम है। तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग लगाते हैं। देखो 3 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 8 में जाएगा 2 बार, रिमाइंडर बच जाएगा 2, 22, 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 1, 15, और 15 में 5 बार, यानी 1275 बार भाग गया। भाग कितनी बार गया, 1275 बार। अब 1275 में फिर 3 का भाग लगाते हैं। देखो ट्राई करते हैं जाता कि नहीं जाता। देखो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, तो 1275 में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग लगाते हैं। देखो 12 में 3 का भाग 4 बार चला जाएगा, 7 में जाएगा 2 बार, रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 के आगे 5 लिखूंगा 15, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, यानी भाग गया 425 बार। ये जो भाग कर रहा हूं मैं, ये मैं सीधे कर रहा हूं, आपको भी इसी प्रकार करने चाहिए। नहीं आता है तो आप साइड में भाग, जैसे ये जो विधि है आप रफ में करके देख सकते हो। इसमें थोड़ा सा क्या टाइम लगता है, तो परीक्षा में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाओगे, इस प्रकार भाग लगा के देख सकते हैं। ये जो तरीका है इसमें ये 425 ही आएगा। अब आगे देखते हैं 425 में 3 का भाग जाता नहीं जाता है। तो 4 और 2 6, 6 और 5 11, यानी अंकों का योग कितना आया, 11 आया। अब 11 में तो क्या है 3 का भाग जाएगा नहीं, तो 425 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाता है तो आगे वाली जो अभाज्य संख्या है 3 के बाद वो कौन सी आती है, 5 आती है। पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। इन अभाज्य संख्याओं को आपको ध्यान में रखना, ये अभाज्य संख्या है। तो 5 का भाग, और 5 के भाजकता का नियम है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि इसका लास्ट का डिजिट 5 है, तो 5 का भाग जाएगा। अब 42 में 5 का भाग 8 बार चला जाएगा, और 2 बचेगा 25, 25 में 5 का भाग 5 बार, यानी भाग गया 85 बार। 85 में फिर 5 का भाग लगाते हैं, 8 में जाएगा 1 बार, 3 बच जाएगा 35, 7 पंजे 35, यानी 17 बार। और 17 खुद अभाज्य संख्या है, तो 17 में 17 का ही भाग जाएगा 1 बार। ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। तो 3825 के बराबर क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ये जो संख्या आई है यही इसके क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको थोड़ा सा घातांक में लिख दो। 3 कितनी बार आया, 2 बार, तो 3 की घात 2 गुणा 5 कितनी बार आया, 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणा 17 कितनी बार आया, 1 बार, तो 17 की घात 1। ये 3875 के क्या, सॉरी 3825 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ये जो मैंने काम किया ये रफली काम है, आप जो अपनी कॉपी है उसके लास्ट पेज में ये रफ काम करेंगे। ये जो कॉपी है उसके लास्ट में रफ काम करेंगे, ये मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना कौन सा प्रश्न था, तीसरा प्रश्न, उसका दूसरा पार्ट है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पार्ट है तीसरा, दूसरा कंप्लीट हो गया। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से -3 और 2 दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है हमें, एक ऐसा बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग, यानी बहुपद के शून्यक है एल्फा और बीटा, इनका योग तो है -3 तथा इनका गुणा यानी एल्फा और बीटा का गुणा है वो दे रखा है 2। तो बहुपद ज्ञात करना है। तो इसका सीधा सा सूत्र जानते हैं हम क्या है, क्योंकि यहां पर सीधा लिख देंगे x² - एल्फा प्लस बीटा गुणा
एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये एक क्या है, द्विघात बहुपद है। जब एल्फा और बीटा क्या इसके शून्य गए हैं, यहां लिख सकते हैं जहां एल्फा व बीटा बहुपद के शून्यांक है, बहुपद के क्या है ये शून्यांक है, तो यहां पर इस प्रकार ये द्विघात बहुपद होता है। तो इसी प्रकार हम बना देते हैं, देखो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, पहला पद क्या है एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर आता है दोनों का योग, और दोनों का योग हमारे यहां पर दे रखा है कितना -3, तो मैं सीधा यहां पर रख देता हूं -3, तो यहां रख देता हूं मैं -3 एक्स, ये एक्स है ना, फिर प्लस ये प्लस और एल्फा और इंटू बीटा, तो एल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है 2। देखो ये जो फॉर्मेट है, ये जो प्रतिरूप है, इसी में ही आपको एल्फा प्लस बीटा का मान रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर है, ये माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा +3x और +2, यही आपका क्या है बहुपद हो गया। जो अभीष्ट बहुपद है वो यही है। देखो आपको क्या करना है, दो जो शून्यक दे रखे हैं उनका योग दे रखा है, गुणा दे रखा है, तो सीधा इस फॉर्मेट में आप मान रखेंगे, आपको अपना बहुपद मिल जाएगा। किसी प्रकार से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं आपको, जैसे आपको कह दे कि शून्यकों का योग, और योग आपको दे नहीं रखा है, ये नहीं कह रहा कि एल्फा बीटा है, आपको तो पता है एल्फा और बीटा होता है, तो वो कि जैसे मान लो मैंने दे दिया 3 है और एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा मान लो आपको 9 दे दिया, तो बहुपद ज्ञात करो, तो सीधा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहां माइनस आता है, देखो इसमें सूत्र में माइनस है, दोनों का योग कितना है 3, और योग के गुणा में एक्स आ जाता है प्लस गुणा, तो ये बहुपद हो गया। तो इस प्रकार आप बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ये एबेसिड में भी आ सकता है, छोटा प्रश्न एबेसिड में भी आ सकता है और यहां पर भी आ सकता है, थोड़ा आप ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथे प्रश्न पर चलते हैं। देखो चौथा प्रश्न क्या देखते हैं, दो रेखाएं निम्न समीकरणों 2x + 4y = 4 और 2x + 4y = 12 द्वारा निरूपित की जाती है। यानी ये दो रेखाओं के समीकरण हमें दे रखे हैं। क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, ये पूछ रहा है कि क्या ये सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी। अब रेखाएं एक दूसरे को कब काटती है, रेखाएं एक दूसरे को कब काटती है, हमने एक शॉर्ट में भी देखा था। देखो पहले मैं आपको ये समीकरण लिख देता हूं, ये कह रहा है 2x + 4y = 4, एक तो समीकरण दे रखा है ये। दूसरी समीकरण आपको क्या दे रखा है, दूसरी समीकरण ये दे रहा है 2x + 4y = 12, ये दो समीकरण दे रखे, और ये कह रहा है कि क्या ये एक दूसरे को काटेगी। अब एक दूसरे को कब काटती है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2, अगर ये स्थिति बनती है तो ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ये हमने पीछे पढ़ा था। अब यहां देखो a1 कितना है, यहां पर 2, a2 कितना, यहां पर a2 कितना है 2, b1 कितना है 4, b2 कितना है 4, c1 कितना है 4 और c2 कितना है 12, यानी a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर हो गया 4 और c1 बराबर हो गया -4। ये 4 उधर जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है ax + by + c = 0 होता है, ये फॉर्मेट होता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मेट होता है, तभी जाके ये क्रेश कैसे हो गया भाई, एक मिनट, हाँ, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से -4 आ जाएगी। ये -4 कैसा है पता चल गया आपको, यानी एक्चुअल में फॉर्मेट होता है, मैं अभी बता रहा था आपको, a1x + b1y + c1 = 0 होता है, यानी समीकरण के बराबर में हमेशा 0 होता है, तो ये 4 इधर लाके आऊंगा। अब a2 बराबर x का गुणा कितना है 2 है, b2 या y का गुणा कितना है 4 है, और c2 बराबर -12, यानी ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब अपने को तो केवल यही पूछ रहा है कि ये रेखाएं जो है क्या वो प्रतिच्छेदीय है, तो हम सीधा सीधा क्या ज्ञात करते हैं, a1/a2 और ये हो जाएगा 2/2 बराबर कितना 1, तथा b1/b2, अब b1 कितना है 4 और b2 भी कितना है 4, इनको गुणा कर भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इन दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है। यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां क्या है
A1/A2 बराबर है B1/B2। जब ये बराबर आ जाए तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। प्रतिच्छेद तभी करती है जब ये दोनों आपस में बराबर ये नहीं आए, यानी A1A2 का अनुपात और B1B2 का अनुपात है वो बराबर नहीं आता है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है। समीकरण दे रखा है, हमने अनुपात याद किया, ये बराबर नहीं है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, सीधा लिख दिया हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखो 5वां, एक एपी दे रखी है 21, 18, 15 आगे चल रही है, का कौन सा पद शून्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 5वां प्रश्न, एपी आपको समांतर श्रेणी दे रखी है, क्या 21, 18, 15 और आगे चल रही है। प्रश्न में ये पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद है वो शून्य है। ये जो एपी है इसका कौन सा पद शून्य है। तो हम मान लेते हैं, माना एनवा पद शून्य है। इसका हमने एनवा पद शून्य मान लिया। इसका मतलब क्या है, ये जो ए एन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। एनवा पद जीरो हो जाएगा। अब ए एन का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं। ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए एन की जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन की जगह आ गया और बराबर में क्या है, जीरो। अब वैल्यू पुट कर दो। ए का मतलब प्रथम पद, ज्यादा आपको लंबा नहीं करना, 1 नंबर का प्रश्न है। तो प्रथम पद है 21, तो यहां लिख दिया मैंने 21 प्लस एन का मान पता नहीं है तो एन ज्यों कहते हूँ। वो डी का मान यहाँ पर रफली निकाल लो। 18 में से 21 घटाओ, कितना बचेगा, -3। तो यहाँ पर जो डी का मान है वो कितना आया, -3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -3, डी की जगह लिख दिया मैंने -3 और बराबर क्या है, 0 है। आगे क्या जाएगा, देखो 21। अब देखो -3 एन से गुणा होगा तो -3n, -3 -1 से गुणा होगा तो +3 बराबर क्या आ गया, 0। अब यहां पर देखो हल कर ली, 21 उधर जाएगा और 3 उधर जाएगा तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर तो -3n, 21 और 3 24, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी -24। अब देखो n की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो n बराबर क्या आ जाएगा, -24 तो है ही है, और ये जो -3 है ये बट्टा में चले जाएगा, -3 बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 का भाग 24 में 6 बार, यानी n की वैल्यू कितनी आई, सॉरी 8 ये 24 होता है, 8 आएगा, भाग जाएगा 8 बार। तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर, 8, यानी n का मान कितना आया, 8 आया। अब हमें प्रश्न पूछा थोड़ी है, n का मान थोड़ी पूछा हमें क्या पूछा है, हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा पद इसका शून्य है, तो 8वां पद शून्य है। तो क्या लिखेंगे, अतः दी गई एपी का 8वां पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है, 8वां शून्य, यानी हम लिखते जाएंगे 21, 18, 15, 13 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, तो जो 8वां पद आएगा वो क्या आएगा, इसका 0 आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न, तीसरे का छठा, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y दो बिंदु 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। 3, 6 है, -3, 4 से समदूरस्थ है। ये इन दोनों से एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। अब समदूरस्थ है तो हमें यहां पर क्या करेंगे, यहां पर दूरी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे हम। क्या है, देखो छठा प्रश्न, छठा, तो मैं बिंदु का नाम मान लेता हूं, माना बिंदु P मान लिया, जैसे मैंने P है वो XY है, ये बिंदु है P। ये जो है ये बिंदुओं, दो बिंदु मान लेते हैं जो दिए गए हैं बिंदुओं, एक तो दे रखा है A मान लेता हूं 3 और 6 तथा B -3 और 4, ये दे रखा है। देखो
यहाँ जो बिंदु दे रखे हैं 3, 6 और -3, 4, इनको मैंने नाम दे दिया से समदूरस्थ है। से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब समान है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो बिंदु है P, जिसका निर्देशांक है XY, ये जो है वो A बिंदु है, मान लो यहाँ पर 3, 6, और B बिंदु, जैसे B बिंदु यहाँ पर है -3, 4। तो P से A की दूरी जो ये और P से जो B की दूरी है, ये क्या है? बराबर है। ये क्या है? बराबर है, समदूरस्थ है। तो PA और PB क्या है? दोनों जो दूरियां हैं वो बराबर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि PA बराबर है PB। ठीक है, अब यहां हम क्या कर लेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र क्या होता है आप कारण लिख देंगे आगे। हम जानते हैं क्या, क्योंकि दूरी सूत्र जो होता है वो ये होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। अब P में ये सूत्र लगा दो, P और A, ये रहा P, ये रहा A। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं? x - 3 PA की जगह x - 3 यहां लिख देता हूं x - 3 का होल स्क्वायर, यानी इसके अनुसार लग रहा हूं मैं, y - 6 यहाँ प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा अंडरूट, इसका हो जाएगा अंडरूट, ये अंडरूट बराबर, ये बराबर का चिन्ह, फिर अंडरूट है। अब मैं दूरी का सूत्र लगाऊं PB में, तो P ये रहा और B ये रहा, तो x और माइनस, एक तो सूत्र वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया। हमने PA और PB दोनों का सूत्र लगा दिया। अब देखो यहां हम देख रहे हैं कि इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो ये अंडरूट क्या हो जाएंगे? दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर फाइनल बचेगा क्या? x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर वो खोल दो, तो x माइनस, यहाँ पर दो सूत्र लग जाएंगे। कौन से? एक तो होता है a - b का होल स्क्वायर, और एक होता है a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है? पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस पहला पद 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद, ये होता है पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद। तो इस हिसाब से हम इनको ओपन कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे? x की घात 3 प्लस 3 की घात 3 मतलब 9 माइनस 6x, आप खोलोगे तो यही आएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 12y बराबर, ये बराबर। इसको ओपन करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इनको मैंने एक एक करके खोल दिया है। ठीक है, ये जो सूत्र लगाए हैं इनके अनुसार। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर 9 प्लस का है, ये 9 माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में कोई कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो अब लिख दो, देखो -6 इधर है x, और ये 6x इधर आके माइनस के, यानी माइनस के 12x, माइनस के 6x इधर है, ये जब 6x उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 6 माइनस के 12, माइनस के 12y इधर है, और ये 8y इधर माइनस के हो तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो 8y इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। -12 और
प्लस के 8 तो माइनस के 4y बचेगा, ठीक है, और बराबर। अब देखो इधर संख्या क्या है 16 और इधर संख्या क्या है 36, तो उधर जाके 36 किसका हो गया माइनस का, ये फाइनली बचा है। तो देखो माइनस के 12x माइनस के 4y बराबर 16 में से 36 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 20। अब ये जो समीकरण है इसमें देखो पूरी में 4 का भाग जा रहा है, तो -4 का भाग लगा देंगे, -4 का भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3x, इसमें माइनस का भाग लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 4 का भाग लगाया तो एक बार y बराबर, इसमें माइनस का भाग लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और 20 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5। यानी फाइनल एक जो हमारा उत्तर आया वो कितना आया है 3x + y बराबर 5। तो हमें क्या पूछा था, x और y में संबंध पूछा था, तो वो संबंध क्या आया 3x + y बराबर 5। ये दूरी जो सूत्र है, दूरी का सूत्र जो लग रहा है, यानी अपने निर्देशांक ज्यामिति 5वां अध्याय वहां से ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है त्रिकोणमिति से 8वां कह रहा है कि 8 कोट थीटा बराबर 7 है, तो आपको 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा ये ज्ञात करना है। ये मैंने आपको वैसे एक शॉर्ट में बताया, एक छोटा वीडियो बनाया, फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। 7वां हमें दिया गया है 8 कोट थीटा बराबर 7 है, ठीक है। मान ज्ञात करना है हमें किसका 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा। साइड इधर प्लस है, ये माइनस है, यहां माइनस है, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, दोनों ही कोष्टक एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं, लेकिन मैं एग्जिट जैसे पर्सन में दे रखा है वैसे लिख देता हूं, यहाँ माइनस, और इसके बट्टा में हमें दे रखा है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब दो तरीके हैं इसके करने के। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पर आप जो ये दे रखा है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट थीटा है वो 7/8 आ जाएगा, यानी ये जो 8 कोट के गुणा में ये इधर बट्टा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8। अब यहां से आप क्या करेंगे, इसका सूत्र लगा दो आधार बटा लंब, और आधार बटा लंब से आप आधार और लंब ज्ञात करो, फिर कर्ण ज्ञात करो, फिर इसका साइन के सूत्र कोस के सूत्र लगाओ, लंबा हो जाएगा। इससे पहले मैं क्या कर देता हूं, थोड़ा इसका सिंप्लीफाई कर देता हूं जो दिया गया है। आप क्या जानते हैं, आप सब जानते हैं एक बात, क्या कि a + b और a - b ये जब दोनों आपस में गुणा होते हैं तो क्या आता है a² - b² आता है, ये अब सब जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर यही है देखो, एक + sin थीटा और 1 - sin थीटा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। जब इन दोनों कोष्टकों को गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या आ जाता है, तो हमेशा पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर आता है। अब देखो यहां पर 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो पहला पद है 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरा पद क्या है sin थीटा, तो sin थीटा का sin² थीटा, sin² थीटा बटे में क्या आ गया, देखो बटे में भी सेम है, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 - cos² थीटा, ठीक है। अब यहां अपन क्या देख रहे हैं, 1 - sin² थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं cos² थीटा बटा 1 - cos² थीटा को क्या लिख सकता हूं sin² थीटा। कहां से, देखो एक हम सर्वसूत्र में जानते हैं क्या, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। जब मैं साइन को उधर भेजता हूं तो इधर बचेगा cos थीटा, तो cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा। जब मैं cos को उधर भेज देता हूं इसी समीकरण में तो इधर बचेगा sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। यहां देखो, यहां हम क्या देख रहे हैं, यहां हम ये देख रहे हैं कि 1 - sin² थीटा 1 - sin² थीटा क्या है cos² थीटा है, और 1 - cos² थीटा क्या है sin² थीटा है। तो ये लिखा है देखो 1 - sin² थीटा की जगह cos² थीटा, 1 - cos² थीटा की जगह sin² थीटा। अब ये क्या बन गया, देखो ये बन गया है हमारा cos बटा sin क्या होता है कोट, तो कोट का स्क्वायर, भाई कोस का भी स्क्वायर साइन का भी स्क्वायर है तो कोट का भी स्क्वायर आ जाएगा थीटा। अब कोट थीटा है उसकी वैल्यू हमें 7/8 दे रखी है, तो कोट की जगह रखूंगा मैं 7/8 और
यहाँ कोट स्क्वायर है तो मैं इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो 7 का स्क्वायर 49 बटा 8 का स्क्वायर 64 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दे रखा था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान आ गया 49 बटे 64। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, तो थोड़ा आप इसको ध्यान देके समझेंगे। ये रफली काम है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अगला जो हमारा प्रश्न है आठवां जो हमारा प्रश्न है, क्या कह रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB स्पर्शरेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो कोण PAO ज्ञात कीजिए। देखो समझने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रश्न है ये आठवां। क्या कह रहा है, एक वृत्त कह रहा है, एक वृत्त है, एक वृत्त है और इसके बाहर कोई वृत्त, ये वृत्त है O के अंदर का, इसके बाहर कोई बिंदु P है, P बिंदु है, और यहां से दो स्पर्शरेखाएं, एक तो है PA और दूसरी है वो है PB, और ये दोनों जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के साथ में स्पर्शरेखाएं हैं, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, यानी ये कोण 80 डिग्री है। अब आपको कह रहा है कि P, मैं दूसरे कलर से लाइन खींच देता हूं, देखो PO POA POA, ये जो कोण बनेगा, एक मिनट, ये जो कोण बनेगा ये कितने डिग्री का है। दो तरीके बता रहा हूं, कोई से तरीके से निकाल लो। आप सब जानते हैं कि ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है, यानी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, ये सर्वसीमा का याद रख लेंगे। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंब होती है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा होती है ये इस कोण को आधा करती है, तो इसका मतलब है यहां आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, यहां आप एक त्रिभुज देख रहे हैं, कौन सा, देखो PAO PAO, देखो P से लेके A, फिर O, उसके बाद में PO, ये एक त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री का है, और ये केवल इतना कोण ये 40 डिग्री का है। ये कितना है, 40 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण है वो 80 डिग्री का है, और बाह्य बिंदु से जो जहां से स्पर्शरेखा खींची गई उस बिंदु से केंद्र की तरफ जो रेखा जाती है वो इस कोण को आधा करती है, तो ये 40 डिग्री का हो गया। तो क्या लिखेंगे, देखो दिया गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, दिया गया हमें क्या है, कोण APB, ये आपको 80 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, तो इसका मतलब है आपको ज्ञात करना है कोण, ध्यान रखना मैं क्या कोण से लिख रहा हूं, APO ये कितना हो जाएगा, 1/2, यानी आधा हो जाएगा किसका, कोण APB का, ये इसका हमेशा क्या होता है, आधा, तो 1/2। अब कोण APB है वो कितना है, 80 डिग्री है, काटोगे तो कितना हो जाएगा, 40, तो ये कोण आ गया हमारा 40। अब वापिस क्या लिखेंगे, तथा कोण PAO, चित्र में देखो कोण PAO ये कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का कैसा हुआ, यहां आप कारण लिखेंगे, त्रिज्या हमेशा या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये एक आपकी प्रमेय है, क्या है, स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है।
तो 90 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, क्योंकि कोण पी ए ओ प्लस कोण ए पी ओ प्लस कोण पी ओ ए, इनका योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इन सभी का कोण कितना, योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो वैल्यू दे रखी है वो यहां लिख दो। देखो पी ए ओ 90 डिग्री है, तो यहां लिखा मैंने 90 डिग्री, प्लस ए पी ओ कितना है? 40 है, तो यहां लिखा मैंने 40 डिग्री, प्लस कोण पी ओ ए, ये तो हमें ज्ञात करना है, तो बराबर 180 डिग्री। अब 90 और 40 130, 130 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कोण पी ओ ए बराबर 180 माइनस 130, और ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 50 डिग्री का। तो कोण पी ओ ए ये हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री का, और यही हमें प्रश्न में पूछा था। ये कोण ही पूछा था, हमने बता दिया कितना है, 50 डिग्री का हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये थोड़ा रफ लिया, मैं इसको मिटा देता हूं। ये आप चित्र बनाएंगे, फेर में बनाएंगे, ठीक है, कॉपी के साथ, जो जहां काम करेंगे वहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखो नेक्स्ट प्रश्न है 9वां। त्रिज्या 21 सेमी वाले वर्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई बतानी है। देखो 9वां प्रश्न, वर्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या आर बराबर आपको 21 सेमी दे रखी है, 21 सेमी, और केंद्र पर कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। केंद्र पर जो कोण दे रखा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो थीटा की वैल्यू कितनी दे रही है? थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, तो चाप की लंबाई ट्रिक आपको बताई हुई है, क्या होता है? थीटा बट्टा 360 को पूरे चाप से गुणा कर दो। पूरा चाप होता है 2 पाई आर। कितना होता है? 2 पाई आर। प्रश्न में क्या कह रहा है, मैं थोड़ा उसको वापस आपको समझा रहा हूं। देखो ये कह रहा है कि ये त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और यहां पर कोई 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये जो यहां से देखो बिंदु ए से बी तक ये जो है इसकी लंबाई कितनी होगी? तो इसका सूत्र होता है ये, ठीक है। तो हल कर दो। देखो हल करेंगे तो देखो थीटा की वैल्यू है वो है 60, तो 60 बटे 360 गुणा 2 इंटू पाई का मान होता है 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 21 दे रखी है। हल कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से ये कट गया 36 6 बार, ठीक है। 7 से ये कितनी बार गया? 7 या 21 होता है। 3 से ये 2 बार, और 2 से ये 2 कट गया, यानी उत्तर कितना बचा? 22 सेमी। यानी ये जो चाप था ये यहां से लेके यहां तक, इसकी लेंथ कितनी है? 22 सेमी है, ठीक है। छोटा सा प्रश्न है, अगर आपको ये सूत्र याद है तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखो 10वां, इसी का 10वां पार्ट। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। अब देखो इससे ही मिलता जुलता है, और मैंने आपको एक शॉर्ट बना के दिया था, दोनों में कंफ्यूज न हो दोनों सूत्रों में, मैं शॉर्ट भी याद दिला देता हूं आपको। इस बार आपको त्रिज्या जो वर्त की दे रखी है वो आर बराबर दे रखी है 5 सेमी, हाँ 5 सेमी दे रखी है, और कोण थीटा बराबर दे रखा है आपको वही 60 डिग्री। यहां आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। दोनों प्रश्नों में फिर मैं आपको अंतर बता देता हूं। देखो दोनों में एक बार अंतर बता देता हूं फिर से आपको, अच्छे से चित्र बना देता हूं। देखो ये मान लो, ठीक है, ये 21 है और ये 60 डिग्री का कोण बना रहे। देखो
ये 60 डिग्री का कोण, इसमें ये 5 दे रखी है और यहीं पर एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 60 डिग्री का। अब यहां क्या पूछा है, यहां पूछा चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का मतलब है यहां से ये, यहां जो मैं जिग लाइन बना रहा हूं ये, इसकी लंबाई कितनी है। और यहां पूछ रहा है इसका त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो मैं डार्क कर रहा हूं इस जगह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो दिक्कत ये होती है हमारे पास एग्जाम में, हम क्या है ये भूल जाते हैं कि यहां पर इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। तो यहां तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है और चाप किसका भाग है, परिधि का है। तो मैंने बताया था दोनों में थीटा बटा 360 तो आएगा ही आएगा, थीटा बटा 360 तो आएगा ही आएगा। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो पूरे चाप से गुणा कर दो, पूरा चाप होता है 2πr, पूरा चाप का मतलब परिधि। इसमें भी थीटा बटा 360 ही आएगा, लेकिन इसमें हम गुणा किससे कर देंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे क्षेत्रफल से, पूरा क्षेत्रफल से, क्योंकि ये क्षेत्रफल का टुकड़ा ज्ञात कर रहे हैं हम। तो पूरा क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो ये दोनों में अंतर है, आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर ले ताकि आपको अच्छे से याद रहे। अब हमें तो इसमें क्या करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 तो होगा ही, इसको गुणा कर देंगे πr स्क्वायर, क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। वर्त का जो क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर होता है। अच्छा, थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 60, तो यहां लिखेंगे 60 बटे 360 गुणा पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है 5, और आर स्क्वायर है तो 5 गुणा 5 2 बार आ जाएगा, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 बार, ये कट गया 6 बार, और ये 2 का भाग जाएगा, इस 3 का भाग जाए 2 से कटता है, 2 से ये 2 3 बार, और 22 कट जाएगा 11 बार। और आगे क्या है देखो, ये हो गया 25, 25 को 11 से गुणा करेंगे, 25 को जब 10 से गुणा करते हैं तो 250, 250 में फिर 25 जोड़ देंगे, क्योंकि 11 से गुणा करेंगे तो 275, यानी 275, और बट्टा नीचे कितना बचा 3 ये और 7 ये 21, 3 7 21, ठीक है। तो इसमें भाग लगा के करोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। और यहाँ भी आप सेमी स्क्वायर लिखते हो, यहाँ ध्यान रखना, सबसे बड़ी जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो सीधा यही मतलब संख्यात्मक मान लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर केवल सेमी लिख देते हैं, यहाँ पर केवल सेमी लिख देते हैं यहाँ, जो कि उत्तर क्या है, गलत है। आपको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल की ही इकाई लगाएंगे, क्षेत्रफल में हमेशा क्या लगता है, वर्ग लगता है, जो इकाई दे रखी है। यहाँ पर इकाई सेमी दे रखी है तो सेमी का स्क्वायर हो जाएगा, अगर मीटर दे रखा होता तो मीटर का स्क्वायर हो जाता, अगर किलोमीटर देता तो किलोमीटर का स्क्वायर हो जाता। लेकिन याद रखना है क्षेत्रफल जब भी पूछे तो आपको क्या लगाना है, वर्ग जरूर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप भाग दे के भी कर सकते हो, ये भी है, इसका उत्तर सही है, यानी 275 में 21 का भाग लगा के कर दो, सही है। ये आपका 10वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखो 11वां, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 7 है, यहां पर आपको कुछ आंकड़े दे रखे हैं और ये कह रहा है कि इनका बहुलक 7 है, तो के का मान कितना है याद कीजिए। अब देखो 7 है, 7 बहुलक है, तो ये कन्फर्म हो गया कि जितने आंकड़े दे रखे हैं ये, इनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 7 आया है। जितने भी आंकड़े दे रखे हैं इनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 7 आया है। तो चेक करते हैं, देखो कौन कितनी बार आया, देखो 2 कितनी बार आया, 1, यानी 2 एक ही बार आया, तो 2 तो बहुलक नहीं है। 4 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 4 भी नहीं है। 6 कितनी बार आया है, देखो 1 2 3, यानी 6 3 बार आया है। फिर 7 को देखते हैं, 1 2 3, अब देखो 7 3 बार आया है, हो सकता है कि ये जो 2 के प्लस 1 है ये 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। अब आगे कितना है, देखो 10 एक बार है, 9 एक बार है। अब इन दोनों में लड़ाई चल रही है, देखो बाकी अंक तो शामिल ही नहीं है कि हम बहुलक होंगे कि नहीं होंगे, इसमें चल रही है। देखो 6 भी 3 बार आया, 7 भी 3 बार आया, और ये प्रश्न में कह रहा है कि इसका बहुलक 7 है, इसका बहुलक 7 है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, यदि 7 है वो अगर 4 बार आ जाए तो बहुलक बन जाएगा, यदि 7 4 बार आ जाता है तो बहुलक बन जाएगा।
तो 7 4 बार आएगा, इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दे रखी है 2k+1, इसका मान कितना होगा? 7 होगा। इसका मान कितना होगा? 7 होगा। तो ये प्रश्न करेंगे कैसे? देखो यहां लिखेंगे 11 नंबर, क्योंकि बहुलक बराबर 7 है, बहुलक बराबर 7, ये प्रश्न कह रहा है। अब आप क्या लिखेंगे? ये है तभी संभव है, ये तभी संभव है जब, ये संभव कब होगा? ये संभव तभी होगा जब हमें ये जो वैल्यू दे रखी है 2k+1, 2k+1, ये एक्चुअल में क्या हो? 7 हो, तभी तो बहुलक इसका 7 बनेगा। नहीं तो 6 भी 3 बार आया, 7 भी 3 बार आया। तो 2k+1 है, इसका मतलब यहां पर कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। यानी 2k+1 बराबर क्या है? 7 है। ये तभी संभव है। तो k की वैल्यू ज्ञात कर लो, एक उधर जाएगा माइनस का, तो 2k बराबर 7 - 1, k बराबर 2 बटे में चल जाएगा, 7 में से 3 1 घटाओगे 3, सॉरी 6, और 6 में 2 का भाग लगाओगे, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 3। यदि इस प्रश्न में जो प्रश्न दे रखा है, इसमें जो आंकड़े दे रखे उनका बहुलक 7 है, इनका अगर बहुलक 7 है तो यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। और 3 होगी तो क्या हो जाएगा? देखो 2 × k की जगह 3 + 1 6, 2 × 6 और 1 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ आ जाएगा 7, और 7 आएगा तो 7, इन आंकड़ों में 7 कितनी बार आ जाएगा? 4 बार, और ये इसका बहुलक हो जाएगा। तो ये दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 12वां। 12वां जो प्रश्न है वो थोड़ा सा लेंथी प्रश्न है, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रश्न बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं। इसका रीजन ये है कि अपने जो बुक है उसमें इस प्रकार का ये एक ही प्रश्न दे रखा है, इस प्रकार का ये एक ही प्रश्न दे रखा है। तो हम देखो थोड़ा सा इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। पहले लिख देते हैं, ये सारणी बनाते हैं हम, पहले हम सारणी बनाते हैं। देखो 12वें प्रश्न की सारणी बनाते हैं। यहां लिखते हैं प्राप्तांक, बच्चों ने जो अंक प्राप्त किए वो आ जाएंगे। यहां आ जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, जिसको नॉर्मली हम f से लिखते हैं, और ये x दे रखा है। ठीक है, अब वो आंकड़े जो थे उनको हम लिख लेते हैं कितने कितने थे। यहां पर एक कॉलम और बनाएंगे आप, जहां पर हम CF बनाएंगे, CF। अब आंकड़े क्या है, कौन कौन से थे, थोड़ा सा प्रश्न में देख देख के लिखना पड़ेगा। 20 25 28, 20 दे रखा है, 25 है, 28 है। 28 के बाद में 29 33 38, 29 33 38, 29 33 38, 42 43, लास्ट में कितना दे रखा है? 42 और 43। अब ये किन किन बच्चों के नंबर बने? देखो 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 नंबर बने, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 नंबर बने, और 28 बच्चे ऐसे जिनके 28, इस प्रकार के नंबर बने हुए हैं। तो 6 20 28 24, 6 20 28 24। उसके बाद में है 15 4 2 1, 15 4 2 1। ये आंकड़े दे रखे हैं, और इनका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक ज्ञात करने के लिए हमेशा आप CF ज्ञात करेंगे, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे। CF ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो पहला तो जो का तो लिख देंगे, आगे वाला लिखेंगे तो पीछे वाला जोड़ के, इसमें इसके सामने वाला जो है, ये सामने वाला जो है ये जोड़ के और पीछे वाला में नोट करते जाएंगे। तो 20 को 6 में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 26। अब यहाँ लिखूंगा इतना, यहाँ जब मैं लिखूंगा तो यहाँ क्या करूंगा? 28 को 26 में जोड़ दूंगा, 28 को 26 में जोड़ दूंगा, और ये हो जाएगा 54। 25 25 50, और 4 ऊपर बन रहा है। और उसके बाद में यहाँ लिखूंगा आगे वाला, तो यहाँ क्या करूँगा? 54 में मैं
24 जोड़ दूंगा, कितना बन जाएगा 78। फिर 78 में वापस मैं क्या कर दूंगा 15 जोड़ दूंगा, 13 के लिए 8 1 9 93 हो जाएगा। 93 में मैं 4 जोड़ूंगा तो ये 97 हो जाएगा। 97 में 2 जोड़ूंगा तो 99 हो जाएगा। और 99 में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 100। यानी ये मैंने इसकी CF बना ली, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली मैंने इसकी। ठीक है, ये इतना करने के बाद में आपको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, आपको मान ज्ञात करना है n का। n का मतलब होता है ये जो देर का इनका योग, और इनका योग कितना आएगा, हमेशा 100 ही आएगा, क्योंकि हमने कम्युलेटिव किया था, CF बनाया था, 100 आया था। अब यहां क्या लिखेंगे n/2 बराबर, n/2 का मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा, n का मान 100/2 बराबर कितना आया 50। और 50 क्या है, सम है। 50 क्या है, सम है। अब सम है, यदि सम है तो इनका जो माध्यक होगा वो क्या होगा, माध्यक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम अपनी किताब में इस प्रकार का एक ही प्रश्न है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। माध्यक बराबर ये आएगा 50वां पद, 50वां पद प्लस 51वां पद बटा 2 आएगा। ये कैसे आया, देखो ध्यान दो, हमारे यहां पर होता है वो जो सूत्र होता है फुल बड़ा, वो ये होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2, ये माध्य का सूत्र होता है। लेकिन मैंने n/2 का मान तो ज्ञात कर लिया, कितना आया था 50, तो 50वां पद, और n/2 50 एक 51वां पद, तो मैंने सीधा लिख दिया 51वां पद। जब ये फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे, ये आपकी किताब में एक ही जगह दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और इसके आधार पर कोई ज्यादा प्रश्न आपको दे नहीं रखे हैं। अब इसमें देखो 50वां पद और 51वां पद, ये इतने सारे दे रखे हैं, इसमें 50वां कौन सा होगा और 51वां कौन सा होगा, इसमें हमें क्या रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। तो आपको क्या करना है, 50 से जस्ट ठीक बड़ी संचय बारंबारता। देखो 25 तक जाएंगे तो कितने पद होंगे, 26 ही होंगे। मैं ऐसे लिखूंगा, देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, 20 कितनी बार आया, 6 बार, तो मैं 20 को 6 बार लिखूंगा, 1 2 3 ऐसे ऐसे मैंने 20 को 6 बार लिख दिया। फिर मैं 25 को लिखूंगा कितनी बार, और 20 बार, 25 को लिखूंगा मैं और 20 बार, ऐसे ऐसे लिखूंगा। ये पूरे आंकड़े लिखूंगा, तो ये पूरे जो आंकड़े हैं इनको मैं अगर फैलाऊंगा तो ये 100 आंकड़े हो जाएंगे। लिखते लिखते कितने हो जाएंगे, टोटल 100 आंकड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमने अभी इनकी CF ज्ञात की थी। और इन आंकड़ों को मैं जब 100 तक लिखूंगा, इन आंकड़ों को जब मैं 100 तक लिखूंगा, तो इसमें जो 50वां पद आएगा और हमारा जो 51वां पद आएगा, इन दोनों को जोड़ के मैं जब 2 का भाग लगाऊंगा तब हमारी माध्यिका प्राप्त होगी। अब हमें पता यह करना है कि इसमें 50वां पद कौन सा है, इसमें 50वां पद कौन सा है, और इसमें 50वां पद कौन सा है, और 51वां पद कौन सा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 26 तक मैं चला तब तक तो पद कितना आया था, 25। 26वां पद क्या है, 25 है। 24वां भी 25 है, 23वां भी 25 है। लेकिन 27वां जो पद है, 27वां पद है वो इसमें 28 है। 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, ऐसे 54 तक मैं जाऊंगा तब तक तो 28 है। 54 तक जाऊंगा, यानी 27 से लेके और 54वां जो पद है, 27वें पद से लेके 54वें पद तक सारे के सारे क्या है, 28 है। सारे के सारे क्या है, 28 है। समझ गए क्या बात आप। तो इसका मतलब 50वां पद क्या होगा, 28 प्लस 51वां पद भी क्या होगा, 28, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। समझ में आई कि ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो अगर यहां पर हमें वर्ग अंतराल दे देता, अगले वाला यहां वर्ग अंतराल दे देता, यहां पर जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 35, 35 से इस प्रकार का दे देता, तो हम सीधा सूत्र लगाते माध्यक। माध्यक हम सब जानते हैं, सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF बट्टा F इंटू H, ये फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन यहां प्रश्न में तो हमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, वर्ग अंतराल दिया ही नहीं है, केवल हमें क्या दे दिए हैं, आंकड़े दे दिए हैं, सीधे आंकड़े दे दिए और इनकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता दे दिए। तो ज्ञात करने का तरीका ये है। अब 28 को 28 से जोड़ूंगा तो 28 दूना यह आ जाएगा 56,
और बटे 2 और वापस कितना आ जाएगा 28। तो माध्यक कितना आया, अतः माध्यक बराबर 28। ये इसका उत्तर आ गया। समझ में आया क्या? प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रश्न है, इसको अच्छे से कर लेंगे, एग्जाम में आ सकता है। 1 नंबर का दिया, हो सकता है कि 2 नंबर में आ जाए, लेकिन 1 नंबर का तो ये प्रश्न पक्का बनता है। ठीक है, तो आज मैं फिर रिपीट करा देता हूं। आपने जो हमने तीसरा प्रश्न किया है उसको एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, पहला प्रश्न हमने किया था एलसीएम एचसीएफ का आया हुआ था पहली प्रश्नावली से। दूसरा प्रश्न है वो भी पहली प्रश्नावली से आया हुआ है। ये है दूसरी प्रश्नावली से, बहुपद वाली से प्रश्नावली। तीसरा प्रश्न है इसमें जिसमें हमने क्या ज्ञात किया था, ये बहुपद ज्ञात किया था। उसके बाद में है ये तीसरी प्रश्नावली से है, ये जो हमारी 2 समीकरण रेखीय समीकरण है, वहां से हमने पता लगाया कि रेख कहीं प्रतिशत एक नहीं है। फिर ये चौथी प्रश्नावली से, पांचवी प्रश्नावली से आ गया। ये आपका निर्देशांक ज्यामिति 7वें से आ गया। उसके बाद में ये त्रिकोणमिति 8वें चैप्टर से आ गया। उसके बाद में ये जो है 12वें चैप्टर से दोनों प्रश्न लगातार, और ये 13वें चैप्टर से आ गया, और ये भी 13वें चैप्टर से आ गया है। यानी इसमें आप देख रहे हैं कि एक तो प्रायिकता वाला नहीं आया है और एक छठी प्रश्नावली, यानी प्रायिकता, एक तो प्रायिकता वाला और एक त्रिभुज वाली, ये 2 चैप्टर से छोड़ के इसमें लगभग प्रश्न है वो आए हैं। ठीक है, तो तीसरा प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया है। और वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा लंबा हो गया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए अपना बेल आइकन है वो दबा दो। थैंक यू।